इजराइल गजा जंग में अब हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को खुली चुनौती देते हुए जंग के लिए तैयार हो जाने को कहा है। जैसे ही नेतन्याहू ने रफा में कार्रवाई को हरी झंडी दे दी, वैसे ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को चुनौती दे दी है। फिलिस्तीन के रफा में जैसे ही नेतन्याहू ने अपनी फौजी कैबिनेट को कार्रवाई करने की हरी झंडी दिखाई, वैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी कर नेतन्याहू को खुली चुनौती देते हुए उसे जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। नेतन्याहू ने उसके बाद हमास की तरफ से पेश की गई डील की तजवीज के लिए अपने डेलीगेशन को भेज दिया। हिजबुल्लाह की चेतावनी से वो शायद इतना घबरा गए हैं कि डील को बेतुका बताने के बावजूद उसने अपने डेलीगेशन को बातचीत के लिए भेज दिया। जंगबंदी के लिए आवाजें बुलंद होने के बाद से अब तक नेतन्याहू एक ही जिद पर अड़ा है कि वो रफा पर जमीनी कार्रवाई को अंजाम देके रहेगा, लेकिन अंदर खाने वो भी जानता है कि उसके पास सीज फायर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और तो और नेतन्याहू की मुश्किल में बड़ा इजाफा होने वाला है, क्योंकि लेबनानी आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अब जंग करने के लिए कमर कस ली है। न्यूज वेबसाइट अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाल ही में गजा पर जंग शुरू होने के बाद से नॉर्थन इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों में से कुछ का एक वीडियो असेंबल जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो दुश्मनी में इजाफे के लिए तैयार है। एक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट के जरिए लेबनानी आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेताते हुए कहा कि अगर तुम इजाफा करोगे तो हम भी इजाफा करेंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से ये रद्द-ए-अमल इजरायली फौज की तरफ से साउथर्न लेबनान पर कई हमले करने के फौरन बाद आया है। हिजबुल्लाह की चेतावनी के बाद नेतन्याहू की कश्मकश अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना बेहतर होगा। एक तरफ पूरी दुनिया से बढ़ता दबाव, फिर कैदियों के घर वालों की तरफ से एहतजाज और अब हिजबुल्लाह की तरफ से जंग की चेतावनी के बाद नेतन्याहू बुरी तरह घबरा गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल न्यूज के मुताबिक इजरायली वजीर आजम के ऑफिस ने एक बयान में बिना किसी तफसीलात या टाइमलाइन को बताए रफा पर मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है। साथ ही नेतन्याहू की तरफ से यह भी बयान जारी हुआ है कि होस्टेज टॉक के लिए इजराइल की तरफ से एक डेलीगेशन कतर भेजा जाएगा, ताकि जंगबंदी पर बातचीत जारी रहे। हमास की तरफ से पेश की गई नई तजवीज को बेतुका बताने के बावजूद इजरायली डेलीगेशन को कतर भेजने की बात करना और रफा में फौजी कार्रवाई को मंजूरी देने के बावजूद कोई तफसील या टाइमलाइन न बताना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नेतन्याहू के पास अब भी थोड़ी गुंजाइश बाकी है और उसके पास झुकने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी जंग का इशारा मिलने के बाद नेतन्याहू के जंगी इरादे अब और ज्यादा पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। गजा के मुसलमानों पर इजरायली हुकूमत के जुल्म के मद्देनजर कई मुस्लिम मुल्कों ने रमजान के पाक महीने में इजरायली खजूरों का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग शुरू होने के बाद से ही कई मुस्लिम मुल्कों में इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है। इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। मलेशिया और इंडोनेशिया की हुकूमत तो इजरायली प्रोडक्ट्स को लेकर सख्ती कर रही है। मलेशिया की हुकूमत इजरायली प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने वालों पर कार्रवाई के साथ साथ वेयर हाउसों की तलाशी ले इजरायली प्रोडक्ट्स को जब्त कर रहा है। मलेशिया हुकूमत के एक वजीर ने कहा है कि हुकूमत की कार्रवाई का मकसद इजराइल से गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट पर रोक लगाना है। रमजान से पहले मलेशिया के कौमी न्यूज वायर ने सोशल मीडिया के जरिए बाशिंदों को इजरायली प्रोडक्ट्स खरीदने से बचने के लिए कहा। न्यूज वायर एक सोशल मीडिया कैंपेन चला रहा है, जिससे बाशिंदों का खूब साथ मिल रहा है। इसी तरह का कैंपेन दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया ने भी शुरू किया है। कई मजहबी लीडरान ने तो बाशिंदों को इजरायली खजूरों की बाइकआउट के लिए कहा। इंडोनेशिया के काउंसिल ऑफ उलेमा ने इजराइल या वेस्ट बैंक की खजूरों को हराम बता इसे बचने की हिदायत दी। भरूच जिले के अंकलेश्वर शहर में एक प्राइवेट स्कूल के 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के निगरान को जुमेरात को उनके ओहदे से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर बुध को इम्तिहान से पहले निगरानों को मुस्लिम तालिबात का हिजाब हटाने का हुक्म दिया था। भरूच जिला तालीम अफसर स्वाति राउल जी ने हिजाब हटाए गए तालिबात में से एक के वालिदैन से शिकायत मिलने के बाद हादसे की जांच के हुक्म दिए थे। जिस इम्तिहानात निगरान को हटाया गया उसकी पहचान इलावेन सूरतिया के तौर पर की गई, जो उस स्कूल की प्रिंसिपल भी थी, जो गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का इम्तिहान का मरकज था। राहुल जी ने बताया कि यह हादसा बुध को लॉयंस स्कूल में सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इम्तिहान से पहले हुआ, जहां सुपरवाइजर्स को तालिबात के पर्दा इकट्ठा करते देखा गया। मुझे एक वालिदैन से शिकायत मिली, जिसने इल्जाम लगाया कि उसके बच्चे को लॉयंस स्कूल में इम्तिहान देने के दौरान हिजाब हटाने के लिए कहा गया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच करने पर शिकायत में दम पाया गया और आगे की जांच के हुक्म दिए। उन्होंने कहा स्कूल ने अपने इब्तिदाई वजाहत में जुबानी शक्ल से कहा है कि तालिबात को पर्दा हटाने के लिए कहा गया था, ताकि उनके चेहरे का होल टिकट पर तस्वीर में मिलान किया जा सके। गैर मुल्की वजारत के अहलकार रणधीर जायसवाल ने CAA कानून के अमेरिकी हुकूमत के बयानों की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। जायसवाल ने अमेरिकी हुकूमत के बयानों को गैर मुनासिब और गैर जरूरी बताया है। बाहरी मुल्कों और इदारों की CAA कानून की मजम्मत के बाद गैर मुल्की वजारत ने जवाब दिया है। वजारत ने जवाब देते हुए कहा कि कई मुल्क और इदारे बिना किसी जानकारी या समझ के मुल्क के मामलों में अमल दखल कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर से अमेरिकी हुकूमत को जवाब देते हुए कहा कि CAA कानून का मकसद शहरियत देना है, न कि लेना। कानून सिर्फ दूसरे मुल्कों में सताए हुए अकलियतों को सहारा देने के लिए लाया गया है। गैर मुल्की वजारत के अहलकार रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि भारत का आईन अपने सभी बाशिंदों को मजहबी आजादी की गारंटी देता है। अकलियतों के साथ बर्ताव को लेकर किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
मुश्किल में फंसे लोगों की मदद के लिए उठाए गए किसी भी अच्छे कदम को वोट बैंक की सियासत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बीते दिनों अमेरिकी हुकूमत के एक अहलकार ने सीएए कानून को लेकर कहा था कि कानून को लेकर भारत में चल रहे कश्मकश पर उनकी गहरी नजर है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे कई इदारों ने भी सीएए को लेकर फिक्र जताई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर पीके कुनहालीकुट्टी सीएए 2019 को लागू नहीं करने के केरल हुकूमत के फैसले की हिमायत में सामने आए। कुनहालीकुट्टी ने ऐसे कानून को लागू करने की जरूरत पर सवाल उठाया और दावा किया कि इसका किसी ने भी इस्तकबाल नहीं किया है। कुनहालीकुट्टी ने कहा, उन्हें ऐसा कानून क्यों लागू करना चाहिए जिसका भारत में किसी ने इस्तकबाल नहीं किया है? इसकी जरूरत क्या है? दुनिया में कहीं और ऐसे कानून की कोई मिसाल नहीं है। कोई नहीं इसे पसंद करता है तो वो इसे लोगों पर क्यों थोप रही हैं? केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कई सूबे हैं जो इस कानून के खिलाफ हैं। हम केरल हुकूमत के साथ हैं और इस कानून के खिलाफ रुख अपनाते हुए एक तजवीज पास करेंगे। इससे पहले 11 मार्च को मरकजी वजारत दाखिला के जरिए सीए के कानूनों का मुताला करने के बाद केरल के वजीर आला पिनाराई विजयन ने ऐलान किया था कि केरल इस एक्ट को लागू नहीं करेगा। विजयन ने कहा, एलडीएफ हुकूमत ने ये तस्दीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि केरल सीए को लागू नहीं करेगा। केरल सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला पहला सूबा है। सूबा जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। 14 मार्च को सीपीआई के राज्यसभा पार्लिमानी मेंबर और सीपीआई केरल सूबे के सेक्रेटरी विनोद विश्वम ने सीए के अमल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लोकसभा इंतखाबात 2024 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कमर कस ली है। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट्स उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने जुम्मे को बताया कि छत्तीसगढ़ में एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर इंतखाबात लड़ने का मंसूबा बनाया है। एआईएमआईएम के रियासती सदर सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि पार्टी 48 लोकसभा सीटों में से 6 पर इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, धुले के अलावा महाराष्ट्र के मशरकी हिस्से विदर्भ हल्के से अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि विदर्भ मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी है। इससे पहले पार्टी ने बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 11 पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। पार्लिमानी मेंबर ने बताया कि जल्द ही इन सीटों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने के इम्कान है। इस बार एआईएमआईएम अकेले इंतखाब लड़ सकती है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी में ओवैसी ने सीएए कानून पर रोक लगाने की मांग की है। ओवैसी ने कहा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आर्टिकल 6B के तहत हुकूमत किसी को मजहब के बिना पर शहरियत नहीं दे सकती। उन्होंने सीएए को गैर आईनी बताया जो मुस्लिमों से गैर मुनासिब सुलूक करती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही शनिवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन की शुरुआत की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कैंपेन का थीम सॉन्ग भी जारी किया। बता दें, पीएम मोदी ने अपना इंतखाबी कैंपेन शुरू कर दिया है। इस कैंपेन के लिए शेयर किए गए वीडियो में मोदी हुकूमत की किसान सम्मान निधि स्कीम, हर घर नल स्कीम, उज्ज्वला स्कीम और पीएम आवास स्कीम जैसी कई प्रोजेक्ट्स की झलक दिखाई गई है। वहीं इसके अलावा बीते कल पीएम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन के नाम एक ओपन लेटर भी लिखा। पीएम ने इस लेटर में अपने विकसित भारत के एजेंडे की बात कही। पीएम मोदी ने आवाम से खिताब करते हुए लिखा, आपका और हमारा साथ अब एक दहाई पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ खानदान के अफराद के साथ यकीन, ताउन और हिमायत से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना खास है, इसे अल्फाजों में जाहिर कर पाना मुश्किल है। बीते 10 सालों में आया मुस्बत बदलाव ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी और सरमाया है। अपनी हर पॉलिसी और फैसले के जरिए हमने किसान, गरीब, नौजवान और ख्वातीन के जिंदगी के मयार को सुधारने के लिए ईमानदारी से कोशिशें की और इसका माना खेज अंजाम भी हमारे सामने है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस ओपन लेटर में अपनी सरकार के कामों को भी गिनाया। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने मां और बहनों को मदद देने की खूब कोशिशें की जो सिर्फ आम लोगों के भरोसे की वजह से हुआ। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू के साथ विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि आम इंतखाबात 7 फेजेस में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल, जबकि तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई, चौथे फेज की वोटिंग 13 मई को और पांचवें फेज की वोटिंग 20 मई को और छठे फेज का मतदान 25 मई को और 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मे को इंतखाबी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा कि ये स्कीम हिंदुस्तानी रियासत में काले धन के बढ़ावे को खत्म करने की एक पहल है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को खत्म करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। शाह ने कहा कि हिंदुस्तान की सियासत में काले धन के असर को खत्म करने के लिए इंतखाबी बॉन्ड पेश किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे सभी को मानना होगा।